का लालो, जेठ का जेठाई लयेत है, आषाढ़ का आग्रो, सावन का सूर हुए, भादों गुरु विद्या पढ़ लेत है। 6 बोलियों के सम्मान हमने स्थापित किए हुए हैं और 51,000 रुपए का एक सम्मान बघेली बोली की कृति को प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। और ये सौभाग्य का विषय है कि अपने विंध्य क्षेत्र के लगभग मेरा कार्यकाल तो चूंकि अभी 5.5 वर्ष का बीता है, लेकिन मेरे कार्यकाल में अभी 9 वर्ष के सम्मान हम दे चुके हैं और उन 9 वर्ष के सम्मानों में से लगभग 6 सम्मान विंध्य क्षेत्र के रचनाकारों को प्राप्त हुए हैं। समय आ चुका है, चैट जीपीटी का समय आ चुका है। एआई और चैट जीपीटी वही उगलते हैं जो उनको खिलाया जाता है और इसलिए तकनीकी रूप से क्लाउड पर बघेली बोली का समग्र साहित्य सारे रचनाकार क्लाउड पर कैसे डलें। तो ना आपदा में अवसर, तो ये एक अवसर ये मिल गया कि सबका ध्यान आकर्षित, पूरे देश का ध्यान आकर्षित हुआ, पूरे प्रदेश का ध्यान आकर्षित हुआ कि बघेली में भी कोई कहने वाले हैं बघेली की क्या महत्ता है। तो मध्य प्रदेश के विंध्य के हम सतना में मौजूद हैं ना, उस सतना गौरवान्वित है काहे कि अपने सरस्वती पुत्रन का एक साथ पाए के वजह यह है कि मध्य प्रदेश सरकार के एक नवाचार जो है देखे का मिला है और यह बघेली साहित्य संगम जो है आयोजित हो रहा है, जहां बघेली के मान सम्मान के प्रति जो है आदर भाव के साथ साथ जे बघेली के सरस्वती पुत्र हैं, जे बघेली खातिर काम कर रहे हैं, चाहे गिलहरी जैसा जो है एक छोटों का सहयोग कर रहे हैं, उन्हों का मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है, मंच दिया जा रहा है और उनसे सलाह ली जा रहा है। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और सीधी बातचीत करी थे साहित्य परिषद के निदेशक विकास दबे सर से। सर, एक बड़ा मतलब ये आयोजन था मध्य प्रदेश शासन का, जो आप सभी जो बघेली को मतलब मातृभाषा पर काम करने वाले लोग हैं, जो यहाँ के साहित्यकार हैं, कवि हैं, सभी को एक साथ एक मंच पर ला दिया है। क्या इसके पीछे की योजनाएं हैं सर? सबसे पहले तो मैं अनटोल्ड संदेश न्यूज़ को बहुत सारा धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस समय आंचलिक बोलियों के लिए जितना जो कुछ काम चल रहा है उस काम को लोकव्यापीकरण करना ये बहुत अनिवार्यता हम लोगों को अनुभव होती है। शासन अपने स्तर पर लगातार काम करता रहता है और इस काम को यश भी प्राप्त होता है, क्योंकि लोकांचल में अपनी बोली को लेकर के अत्यधिक गौरव का भाव भी है। और इन दिनों चूँकि हम सब लोग लगातार स्व के बोध की चर्चा समाज में सुनते चले आ रहे हैं। ये स्व का बोध दरअसल 3-4 प्रकार से अभिव्यक्त होता है। सामान्य जन की जो स्वभाषा होती है वहाँ पर स्व का बोध व्यक्त होता है, स्वभूषा होती है, हम वेशभूषा कैसी पहनते हैं उससे व्यक्त होती है, हमारा स्वभोजन कैसा है उससे अभिव्यक्त होती है, और हमारी वाणी से निसृत जो कुछ भी है, विशेष करके साहित्य के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ, तो बघेली बोली का इतिहास इतना समृद्ध है कि हमको अचानक ऐसा लगने लगा था कि पृथक से केवल बघेली बोली के लेखन कर्म करने वाले साहित्यकारों का एक अलग से संगम होना चाहिए। पहले तो हमने प्रयास ये किया कि उसका एक सूचीकरण का काम करें। तो जब हमने सूची बनाना प्रारंभ की तो वर्तमान में इस समकाल में लिखने वाले, इस बोली विमर्श पर चिंतन करने वाले लोगों की संख्या 300-350 के लगभग निकल करके आई। तो फिर लगा कि बघेली का एक पूरा का पूरा कुंभ संपन्न हो सकता है। और आज सतना में जो साहित्यिक आयोजन आप देख रहे हैं, ये एक प्रकार से वो कुंभ स्नान की तरह है, जहाँ पर बघेली गंगा में हम सब लोग अवगाहन कर रहे हैं। साहित्य अकादमी प्रारंभ से ही बोलियों के उन्नयन और उनके संवर्धन के लिए लगातार प्रयासरत रही है। और हमारे यहाँ पर जो 3 महत्वपूर्ण आयाम होते हैं अकादमी के कामों के, उनमें एक महत्वपूर्ण आयाम होता है स्मृति प्रसंगों का आयोजन। ये स्मृति प्रसंग सामान्यतया तो बहुत बड़े बड़े रचनाकारों के होते हैं, जो स्वनाम धन्य नाम है, जैसे वीरेंद्र मिश्र जी पर होता है, महाकवि प्रदीप पर होता है, या माखनलाल चतुर्वेदी जी पर होता है, बालकृष्ण शर्मा नवीन पर होता है। ये सब चल ही रहे थे पहले से। हमने केवल प्रयास ये किया कि हमारी जो 4 आंचलिक बोलियां हैं, इन सभी आंचलिक बोलियों के 2-2 रचनाकारों को हमने स्थान प्रदान किया और उनके स्मृति प्रसंग बनाना प्रारंभ किया। आज मैं चूंकि बघेलखंड में और विंध्य क्षेत्र में आपसे बात कर रहा हूं, इसलिए आपको ये शुभ समाचार पहले भी मिला होगा और मैं बताना चाहता हूं कि हमने आदरणीय रमापति जी के स्मृति प्रसंग को यहाँ पर मनाना प्रारंभ किया। और रमापति जी एक ऐसी पीढ़ी के रचनाकर्मी थे जिन्होंने संपूर्ण बघेलखंड को पर्याप्त मात्रा में गौरव प्रदान करवाया। और इसी तरह से एक
और बड़ा नाम था जो बघेली में लेखन करने वाला नाम माना जाता है, वो थे रामचंद्र पयासी जी। हमने रामचंद्र पयासी जी का भी एक स्मृति प्रसंग प्रारंभ किया। अब ये एक प्रकार से देखा जाए तो बघेली के नींव के पत्थर थे, जिन्होंने अपने युग में बघेली के लिए पर्याप्त काम किया। और आज जब आदरणीय जयराम शुक्ल जी, आदरणीय विकल जी और चंद्रिका प्रसाद चंद्र जी जैसे वरिष्ठ लोगों को सुन रहे थे, तो बघेली के इतने छुपे हुए आयाम हम लोगों को पता लगे कि अब ऐसा लगने लगा है कि इस काम को लगातार हमको गति देना है। और ये जरूर मैं कहना चाहूँगा कि हमारे कामों को जितना श्रेय प्राप्त होता है, मैंने जैसे एक बताया स्मृति प्रसंग का, दूसरा उपक्रम हमारा साहित्य अकादमी का होता है, वो होता है सम्मान पुरस्कार का। तो हमने हमारी 6 बोलियों के सम्मान हमने स्थापित किए हुए हैं और 51,000 रुपये का एक सम्मान बघेली बोली की कृति को प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। और ये सौभाग्य का विषय है कि अपने विंध्य क्षेत्र के लगभग मेरा कार्यकाल तो चूंकि अभी 5.5 वर्ष का बीता है, लेकिन मेरे कार्यकाल में अभी 9 वर्ष के सम्मान हम दे चुके हैं। और उन 9 वर्ष के सम्मानों में से लगभग 6 सम्मान विंध्य क्षेत्र के रचनाकारों को प्राप्त हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी एक अच्छा काम प्रारंभ हुआ ही है और प्रतिवर्ष हम इसको संपन्न करते ही हैं। लेकिन मेरा मूल आग्रह ये है कि इसका पूरा श्रेय साहित्य अकादमी को या साहित्य अकादमी के निदेशक विकास दवे को देने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ इस समय लगातार कि जयराम शुक्ल जी पत्रकारिता के क्षेत्र में रहते हुए जिस प्रकार से बघेली के लिए काम कर रहे हैं। आज आपके इस वाहिनी के लिए मुझे जब ये पता लगा कि इतनी बड़ी संख्या में सब्सक्राइबर केवल अपनी बोली में समाचार सुनते हैं और आपके माध्यम से सीधे सीधे अपनी बोली से कनेक्ट कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो वास्तव में बोली के रूप में जड़ों से जोड़ने का काम तो आप सब लोग मिलकर के कर रहे हैं। इसमें जैसा आपने शब्द प्रयोग किया था, मैं उसको पुनरावृत्ति कर रहा हूं कि हमारा गिलहरी योगदान है। रेत के कुछ कण हम ले जा करके उस राम सेतु में लगाने का काम भर कर रहे हैं। तो मैं आपको भी बधाई देता हूं कि हम सब लोग एक ही पथ के पथिक हैं। और मैं लगातार इस बात को कहता आया हूं कि अब बोलियों का युग है। आज तकनीकी रूप से अपनी बोलियों को समृद्ध करने के एक सत्र से पहले मैंने स्वागत उद्बोधन में एक आग्रह किया था। मैंने आग्रह ये किया था कि चूंकि अब एआई का समय आ चुका है, चैट जीपीटी का समय आ चुका है, एआई और चैट जीपीटी वही उगलते हैं जो उनको खिलाया जाता है। और इसलिए तकनीकी रूप से क्लाउड पर बघेली बोली का समग्र साहित्य, सारे रचनाकार क्लाउड पर कैसे डलें, इसका प्रयास करें। और इसके लिए मैं लगातार केंद्र सरकार की एक जो समिति बनी है उसका, चूंकि मैं एक भाग हूं, उसका हिस्सा हूं, तो मैं लगातार इस बात का प्रयास कर रहा हूं कि हमारी मध्य प्रदेश की ये 6 जो अनुसूचित बोलियां हैं, इन समस्त बोलियों का लिखा हुआ छपा हुआ जितना साहित्य उपलब्ध है, इस सबको हम क्लाउड पर डाल सके, ताकि चैट जीपीटी और एआई जो है वो बघेली में काम करना प्रारंभ कर दे। अभी इस समय आउटपुट बहुत कम प्राप्त होता है, तो मुझे लगता है कि ये सब काम आप जैसे सब बंधुओं के सहयोग से होगा। और मैं आपको फिर से बधाई दे रहा हूँ कि बघेली में आपने इतना सुंदर उपक्रम ये प्रारंभ किया है। बघेली साहित्य संगम में जो या आनंद माँ या कुंभ माँ हम पची डुबकी लगा ही रहे हैं, दबे सर के सानिध्य मिला है। तो सर, जब साहित्यकारों को हम सब सुन रहे थे, सबने चिंता जाहिर की कि बघेली विलुप्त हो रही है, बघेली को उचित जो है संरक्षण नहीं प्राप्त हो रहा है, और ये तमाम तरीके के जो आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? साहित्य अकादमी लगातार जब काम कर रही है तो कहाँ पाती है बघेली को, खड़ा कहाँ पाती है? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि भाषा विभाग जो केंद्र सरकार का है, वो लगातार इस दिशा में चिंता भी कर रहा है और चिंतन भी कर रहा है। और ये सच है कि केवल भारत का भाषा विभाग नहीं, बल्कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो भाषा विभाग है, उसने भी संपूर्ण विश्व की विलुप्त होती हुई भाषाओं पर काम करना प्रारंभ किया। भारत के भाषा विभाग ने विलुप्त होती बोलियों पर काम करना प्रारंभ किया। लेकिन बघेली आज उस स्थान पर नहीं खड़ी है जहां पर हम यह चिंता व्यक्त करने लगे कि बघेली समाप्त हो जाएगी। बघेली विलुप्त नहीं हो सकती। और दूसरी बात, मेरा ये बहुत ही स्पष्ट मत है कि जब हम लोक की बात करते हैं, जन सामान्य लोक होता है, लोक साहित्य, लोक बोलियां, इनको लोक जीवित रखता है। और इस लोक में बघेली जब तक बोली जाती रहेगी, जब तक बघेली के शब्दों का उपयोग होता रहेगा, तब तक बघेली विलुप्त नहीं हो सकती। जिस प्रकार से हम आज हिंदी भाषा के लगातार हो रहे ह्रास को लेकर के जब बातचीत करते हैं, तो हमारे ध्यान में आता है कि अधिसंख्य लोग अंग्रेजी शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, इंग्लिश जैसी भाषा तैयार हो गई है, घालमेल वाली भाषा, शुद्धता बची नहीं है। लेकिन जितनी संघर्ष की स्थिति से हिंदी गुजर रही है, मुझे लगता है बघेली उतने संघर्ष की स्थिति से बिल्कुल नहीं गुजर रही है। बघेली में आज भी शुद्धता है, और लोक का मन जो होता है वो हमेशा शुद्धता का आग्रही होता है, ऐसा मेरा मानना है। तो इसलिए बघेली की स्थिति इस समय बहुत अच्छी है। ये जरूर है कि अन्य जो बोलियां पहले विलुप्त हो चुकी है, उनको देख करके हम लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए। सामान्यतः लोक में एक कहावत है, उसको हिंदी में मैं कह रहा हूँ कि स्वयं ठोकर खा करके
कष्ट भुगत करके सतर्क होना अच्छा नहीं होता है। दूसरों को ठोकर खाते हुए देख करके हम सतर्क हो जाएं, वो सबसे अच्छा तरीका होता है मानवीय जीवन में। तो बोलियों को लेकर के भी मेरा ऐसा मत है कि बघेली के लोग सतर्क हो चुके हैं। और आज जब बातचीत हो रही थी तो ध्यान में आया था कि हमारे विंध्य क्षेत्र के विश्वविद्यालयों में इन दिनों बोलियों को लेकर के जो शोध कार्य संपन्न हो रहा है, मेरे लिए ये इतना आश्चर्य का विषय था जब जयराम जी भाई साहब ने बताया मुझे कि एक युवा विद्यार्थी ने, शोधार्थी ने बघेली बोली के लोकगीतों का संग्रह तैयार किया और केवल उसमें सोहर गीतों के 4 खंड प्रकाशित हुए हैं। ये अपने आप में इतना बड़ा काम है। मैं कई बार श्याम नारायण पांडे जी का नाम बड़ी श्रद्धा के साथ इसलिए लेता हूं कि उस व्यक्ति ने रेल में बैठे बैठे कुछ महिलाओं को प्लेटफार्म पर गीत गाते हुए देखा। गीत गाते हुए वो सब महिलाएं अपनी एक सहेली के पति को विदा करने आई थी, वो आर्मी में है, और वो विदा करते हुए गीत गा रही थी कि ट्रेन सोतनिया मेरे वीर को ले जाते हैं। और उस गीत को सुनने के बाद श्याम नारायण पांडे निकल पड़ते हैं, अपने जीवन के 20 वर्ष होम कर देते हैं और देखते ही देखते 2 लाख लोकगीतों का संग्रह वो तैयार करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो नए श्याम नारायण पांडे विंध्य क्षेत्र में पैदा हुए हैं, इन बच्चों को प्रोत्साहन देने का काम आने वाले समय में अकादमियों को भी करना चाहिए। शासन के स्तर पर हम लोग प्रयास करेंगे। मैं चूंकि समानांतर रूप से हमारे यहाँ पर बोली अकादमी भी काम करती है, जनजाति संग्रहालय और बोली अकादमी, उसके हमारे बहुत ही आदरणीय निदेशक हैं डॉक्टर धर्मेंद्र पारे जी, जो स्वयं बोलियों के बहुत अच्छे अध्येता हैं। तो मैं उनसे भी चर्चा करके उनको बताऊंगा कि ये इस प्रकार का काम विंध्य क्षेत्र में हुआ है। और मुझे लगता है कि बघेली बोली की आज की स्थिति को लेकर के आप जो चिंता व्यक्त कर रहे हैं, वैसे चिंतित होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। यदि नई पीढ़ी इतनी जीवटता के साथ काम में लगी है तो फिर बघेली का भविष्य बहुत उज्जवल है, इसमें बिल्कुल संशय नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हम लोगों ने उसका व्याकरण तैयार कर लिया है, लोकोक्ति मुहावरा कोश तैयार कर लिया, आज अजय सिंह जी परिहार की 3 पुस्तकें मेरे हाथों में थी, शब्दकोश तैयार कर लिए हैं। तो ये सब बड़े ठोस काम है और ये किसी भी बोली को कभी मृत नहीं होने देते, ये एक प्रकार से ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। और अब भिन्न भिन्न विधाओं में जो लेखन प्रारंभ हुआ है, उसके बाद तो आप तय मान करके चलिए कि बघेली को अब आगे ही आगे बढ़ना है, पीछे जाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ने वाली है। और अभी तक जो कंटक आकीर्ण मार्ग हमको दिखाई दे रहा था, कांटों से भरा हुआ पथ, वो अब राजपथ में बदल गया है। अब तो कालीन बिछे हुए दिन आने वाले बघेली के, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मत है। सर बस एक बात और कि डिजिटल जो माध्यम है कितना बड़ा एक, इसको भी आप संवाहक मानते हैं कि बघेली या किसी भी बोली को आज वैश्विक पटल पर ला रहा है? निश्चित तौर पर ये सामान्यतः इसकी जो व्याप्ति है, इसकी जो पहुंच है, ये बहुत बड़ी संख्या में। आज हम देखते हैं कि कोई एक बच्चा या बच्ची या कोई युवा एक रील बनाता है और उस रील को, अभी मेरी बिटिया ने पिछले दिनों MPPSC में फीमेल कैटेगरी में टॉप किया, वो डिप्टी कलेक्टर बनी। तो एक किसी यूट्यूब चैनल वाले ने उसकी दिनचर्या को लेकर के एक छोटा सा वीडियो बनाया कि उसने कैसे तैयारी की और 22 साल में डिप्टी कलेक्टर बनी। मुझे ये जानकर आश्चर्य हुआ कि उसके 9 लाख व्यू थे और एक 2 दिन में 9 लाख व्यू, ये अपने आप में आश्चर्य का विषय होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, इनका सदुपयोग करना बोलियों के लिए, ये जैसे आपने प्रारंभ किया, मुझे लगता है कि आपसे प्रेरणा लेकर के और लोगों को भी करना चाहिए। और ये जो हम मोबाइल के यंत्र का उपयोग इन दिनों कर रहे हैं, इस मोबाइल के यंत्र का उपयोग कैसे हम बोली के उन्नयन के लिए कर सकते हैं, विकास के लिए कर सकते हैं, इस दिशा में युवा पीढ़ी को सोचना प्रारंभ करना पड़ेगा। हम जो लगभग 60 की तरफ बढ़ रहे लोग हैं, 58 पार के लोग हैं, हम लोग तकनीकी के मित्र नहीं है, लेकिन आपकी जो पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, वो तकनीकी की मित्र है। और इसलिए आप सब लोग मिल करके इस बघेली की पालकी को अपने कंधों पर धारण करें, ये मेरा आग्रह है। बहुत धन्यवाद सर। कि हालांकि सर को मैं धन्यवाद देता हूँ कि हमारे विंध्य में आए के और इतना अच्छा ये कुंभ के आयोजन करिए। निश्चित तौर पर बहुत दिन हमका याद है जब भोपाल में एक साहित्य सम्मेलन होता है और साहित्य सम्मेलन में एक बरगद के वृक्ष होता है और बरगद के वृक्ष में यह बोली के चिन्ह न होए से इतना सब कुछ होता है। लेकिन हमारा गुरुदेव जो है डॉक्टर जयराम शुक्ल सर अपन बात रखी, हालांकि वह एक मानवीय भूल रही या का रहा, हालांकि वह एक विषय रहा, लेकिन सर जब यह में इतने बड़े आयोजन के आज हम बच्चे खुद साक्षी बनिल्ला है और जैसा सर कहीं की गिलहरी से योगदान से सब लोगन का एक बुलावे के प्रयास किएगा, तो जब भोपाल में हुआ दिन दिखे रहना हुआ, जब पुन से साहित्य अकादमी के द्वारा जो है निदेशक साहब महोदय खुद मौजूद हुई कि इतना भव्य कार्यक्रम हम पर देखे के दे रहे मौका। देखिए, बोली पोस्टर में नहीं, दिल में चाहिए। और हमको ज़्यादा बुरा नहीं लगा। वहाँ बरगद में बघेली के नाम विलोपित रहा तो बुरा नहीं लगा, ऐसे कि बुलाए गए रहे वहाँ बघेली के प्रतिनिधि लोग बुलाए गए रहे। तो
निसंदेह ऐसे बुलाए गए रहे कि वो अपन भावाभिव्यक्ति वहाँ दे। अब ये तकनीकी भूल हो सका थी कि वहाँ पर नहीं रही, लेकिन ये कहा था ना आपदा में अवसर, तो ये एक अवसर ये मिल गया कि सबका ध्यान आकर्षित, पूरे देश का ध्यान आकर्षित हुआ, पूरे प्रदेश का ध्यान आकर्षित हुआ कि बघेली में भी कोई कहने वाले हैं बघेली की क्या महत्ता है, तो वो बहुत बड़ी घटना नहीं है। और विकास जी जैसे आदमी तो बड़े निष्प्रिय हैं, इनके लिए तो सभी बोली भाषा के प्रति वही सम्मान है। और मुझे तो लगता है कि इनके आने के बाद बघेली को और ज़्यादा मान सम्मान मिला है। और कोई भी ऐसा साहित्यकार नहीं है जिसको ये व्यक्तिशः न जानते हों। तो साहित्य का जो जितना अच्छा लोक व्यापीकरण विकास दवे जी ने किया, या इस माने भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो 2004 से है, लेकिन इनका जो कार्यकाल रहा ये बहुत ही फलदायी रहा है बोली भाषा और साहित्य के संवर्धन में। ये आरोप जरूर लोग लगाते हैं कि कैसे कैसे लोगों को बुला लेते हैं, लेकिन क्या है, जब मठाधीशों के मठ ढहते हैं तो उनको तकलीफ़ होती है। तो अब एक सामान्य साहित्यकार भी ये हिम्मत कर सकता है कि पुरस्कार के लिए वो अपने पुस्तक की भी प्रविष्टि भेजे, और वही वजह है कि 6 लेखकों को, उनमें से 1-2 को छोड़ के बाकी का नाम जो है शायद ही बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन उनको प्रदेश का एक पुरस्कार मिला, एक सम्मान मिला। तो अच्छा काम हो रहा है। अच्छा निश्चित तौर पर यह जब बात हो थी कि बघेली पर काम का हो रहा है का नहीं हो रहा है, तब एक एक खितर अब बहुत ज़्यादा भटके की आवश्यकता नहीं है। अपना सोशल मीडिया में यही लिखी तमाम तरह के, लेकिन एक विशेष बात करें खितर हम सर के साथ मौजूद हैं कि दादा आज जो है एक सबसे बड़ी युवन पर जिम्मेदारी है कि अश्लीलता और फुहड़ता से बचे के, कहीं कि अश्लील जो मटेरियल है वह कहो न कहो बघेली के नाम से जो सोशल मीडिया में या यहाँ डाला जा रहा है। ठीक है, तकनीक के उपयोग जरूर हो रहा है, लेकिन कहो न कहो उसे एक गलत संदेश प्रवाहित होता है, तो उससे कैसा बचा जाए? का संदेश प्रवृत्ति आज की नहीं है, बहुत पहले से है। जब से मुद्रित माध्यम आवा, जब से संचार माध्यम आवा, पुराने ज़माने में गांव में फगुआ जो गाए जाते रहे हैं वो बहुत अश्लील होते रहे हैं। आज पूर्ण रूप बदल गया। बनारस में जो अभिनव फगुआ रचा जाता है बिल्कुल नंग धड़ंग अश्लील होती है। गांव में जब बारात होती रही हैं तो बड़ी अश्लील गालियाँ होती रही हैं। तो वो अश्लीलता को आपकी दृष्टि किस दृष्टि से देखती है इस पर निर्भर करता है। श्लील और अश्लील आपकी दृष्टि पर निर्भर करता है। उस पर ध्यान जरूर जाता है, नकारात्मकता पर लोगों का ध्यान जरूर जाता है, लेकिन अश्लीलता में भी शिष्टता होती है। तो वो शिष्टता हम जो खाना खाते समय गाली दी जाती थी कितनी अश्लील होती थी, लेकिन कितने आनंद से आदमी 4 पूड़ी और खा लेता था। और फाग में भी 2 अर्थी और सीधे सीधे होते थे। बुंदेलखंड की फाग तो बड़ी भयंकर है, बनारस की फाग तो बड़ी भयंकर है। तो वो चलता जा रहा है। अच्छा क्या है, अंधेरा नहीं होगा तो उजेले की कोई कीमत नहीं होगी। तो वो चलता रहता है। उसका प्रोपोर्शन क्या है इस बात पे निर्भर करता है। तो अश्लीलता का प्रोपोर्शन अभी उतना नहीं है, अभी ये करीब 30 और 70 का ही रेशियो संभल जाए तो बेहतर हुई। अब ये सब प्रक्रिया है, मतलब ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये चलता रहेगा। ये मानवीय प्रवृत्ति के साथ ही चलता। मानव की प्रवृत्ति से यदि अश्लीलता नहीं जाएगी तो साहित्य से कैसे जाएगी। उस ज़माने में बहुत से ऐसे साहित्यकार हैं जिन पर अश्लीलता का लिखने का आरोप लगा। लोलिता एक उपन्यास रूस के एक उपन्यासकार ने लिखी थी जिसमें एक प्रोफेसर और एक छात्र की प्रेम कहानी थी। हिंदुस्तान में बैन लगा और पार्लियामेंट में उसकी चर्चा हुई थी, लेकिन उसको साहित्यिक कृति मानते हैं वहाँ पे। बहुत से ऐसे उपन्यासकार जैसे हमारे रामेश्वर शुक्ल अंचल है, वो बड़े द्व्यर्थी कहानियाँ लिखा करते थे। फिर बहुत सारे ऐसे जो ये पल्प लिटरेचर बोलते हैं, जो सड़क का उपन्यास बोलते हैं, जिसमें कुशवाहा कांत और गुलशन नंदा रानू और प्रेम वाजपेयी वगैरह लिखते थे। उसमें जो कुशवाहा कांत है वो हमेशा द्व्यर्थी और इस तरीके के लिखता था कि लोग आनंद भी लेते थे, पढ़ते भी थे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये आनंद का भी विषय होता है और उसका इसकी अति नहीं होनी चाहिए।
इसमें मतलब अश्लीलता की एक शिष्टता होनी चाहिए। जैसे हेलन है, हेलन में अश्लीलता नहीं दिखती, उसमें शिष्टता दिखती है। हेलन का नृत्य हम लोग देखते आए हैं फिल्मों में, तो कितना उत्तेजक नाचती हैं, लेकिन कभी वो शिष्टता नहीं जाती उनके उसमें। लेकिन आप देख लो, उनसे भी ज़्यादा सुंदर सुंदर वो पोर्न फिल्में देखती हैं, तो मतलब कुल मिला के वितृष्णा एक जागृत होती है। पोर्न फिल्मों में जो होती हैं वो कम सुंदर नहीं होती हैं। वो जो यूरोप में तो एक इंडस्ट्री ही है, उसमें तो नामाजादिक हीरो काम करते हैं, नामाजादिक हीरोइन काम करती हैं, वो तो एक वेल रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्री है। तो उसको आप देखोगे तो आपको वितृष्णा हो जाएगी। तो अश्लीलता की भी एक शिष्टता होती है, वो चलेगा। जैसे बघेलखंड के संदर्भ में एक चीज़ हम बताएं कि यहाँ की कहावतों और उखानों से आप अश्लीलता निकाल दोगे तो पूरी कहानी और उखाने मर जाएंगे। वो लोग जीवन से जुड़ी हुई हैं। आदमी जिसको जीता रहा है उसको वो किया है। आज भी जो है तो गांव में वो सब कहावतें, मतलब मैं तो जैसे हम अपने घर में अम्मा से सुनते थे, तो वो अश्लीलता तो नहीं है, लेकिन कितना धारदार अर्थ रखती है कि हागे चूल्हा माँ कहे से नीचे लाटा है, धारी बात सत्ती करे चिटका में पोंक भरे। इस टाइप के उखान हम सुनते रहे अपनी माँ से, वो हम लोग को डांट के इस तरीके से कहती थी कि हागे चूल्हा माँ कहे से नीचे लाटा है। तो ये इस तरीके की कहावतें हर लोक में हैं, मतलब हर लोक भाषा में हैं। बुंदेलखंड में है, कहीं ज़्यादा तीक्ष्ण है, कहीं थोड़ा कम है। तो इस तरीके से आप किसी भी बोली भाषा में चले जाएंगे, साउथ में चले जाएंगे, बंगाल में चले जाएंगे, पंजाब और हरियाणा में चले जाएंगे, हर जगह। निश्चित तौर पर देखिए, यह हम कह रहे हैं ना कि जो जहाँ थे हम मौजूद हैं वो गुड़ के खाना ही, और निश्चित तौर पर कितना बड़ा मतलब एक अपना के द्वारा दर्शन दीनगा है कि अशिष्टता में शिष्टता हो चाहिए। आज के जो युवा हैं, जो आज रील शॉर्ट और तमाम ये सोशल मीडिया के दौर में अपन कैरियर बनावे चाहते हैं, और मैं बघेलियों का जो है सहयोग ले चाहते, बघेलियों के जो है कंटेंट बनावत है। लेकिन इतना ज़रूर रखे चाहिए कि कम से कम बाप और लड़का या बाप और बिटिया बैठ के उनके कंटेंट का देख सके, यह हमारा मानव है। लेकिन अपना के द्वारा बहुत बड़ा ओकर अर्थ दीनगा है, जेका यदि सुना जाई, समझा जाई और गुना जाई, तो निश्चित तौर पर हमारा दावा है कि बघेली कबो मतलब वह दर्जा मना ठाड़ हुई कि लोग जो पही ही तो कहीं ही ता, या एक कुंभ माँ आज हमहू शिरकत करें, हमारी टीम शिरकत करीस, और यह कुंभ माँ बिल्कुल यहाँ के गंगा जल में नहाए के मन पवित्र हो चुका है। और बघेली के इतने सेवकन का देख के बिल्कुल मन गदगदाएगा है कि यह बात कही रहा है कि आज थोड़ सब जने प्रयास करब तो वह दिन दूर नहीं जब केहू का यह बतावे की जरूरत पड़ी कि बघेली कौनो बोली आए कि हम आप जन के मातृभाषा है। तो रखब आपन अपने परिवार के बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। एक चीज ये आवे चाहिए कि बघेली पर का अपना संतान के सुख से वंचित है, अब बहिने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF में उच्च तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग,